नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज लेकर हम हाजिर हैं। तो आज हम आपको आज की 7 गुड न्यूज बताएंगे और सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। आज भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्री महादेव की नगरी यानी काशी में थे, जहां दोनों जननायकों का जोरदार स्वागत किया गया। ऐसे में हमारी जो सबसे पहली गुड न्यूज है वो है भारत मॉरिशस दोस्ती का काशी चैप्टर। जी हां, आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी में भव्य स्वागत किया गया। काशी में सड़कों के किनारे हजारों लोग भारत और मॉरिशस के झंडे के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए मौजूद थे, जहां बड़ी संख्या में लोक कलाकारों ने उनका स्वागत किया। और इसी कड़ी में वाराणसी के कचहरी चौराहे पर कुछ ऐसा ही नजारा उस समय देखने को मिला जब पीएम मोदी के स्वागत के लिए आजमगढ़ के मशहूर लिली घोड़ी धोबिया लोक कला का प्रदर्शन किया जा रहा था। संगीत के जरिए जो कलाकार हैं, मॉरिशस के पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम इस स्वागत से अभिभूत नजर आए। प्रधानमंत्री रामगुलाम ने कहा कि वो ऐसे स्वागत से आश्चर्यचकित हैं। आज काशी में पूर्वांचल और बिहार के लोकप्रिय लोकगीत बिरहा से भी पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम का स्वागत हुआ। खास बात यह है कि बिरहा को मॉरिशस की माटी का गीत माना जाता है। वाराणसी के एक होटल में प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के बीच आज द्विपक्षीय बातचीत भी हुई, जिसके बाद दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के साथ भारत और मॉरिशस के संबंधों के नए चैप्टर की भी शुरुआत हुई। मोदी के स्वागत के लिए लोक कलाओं के जरिए नृत्य, गीत, संगीत के देख सकते हैं कि अलग अलग स्वागत द्वार बनाए गए हैं, अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए लोक कलाओं के जरिए नृत्य, गीत, संगीत के जरिए जो कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, वे पूरी तरह से उत्साह से लबरेज दिखाई पड़ रहे हैं। इस समय वाराणसी के इस कचहरी चौराहे पर हम देख सकते हैं कि आजमगढ़ का जो लिली घोड़ी धोबिया नृत्य है, यहाँ का बहुत ही खास और प्रसिद्ध, या यूँ कहें पूरे विश्व में इस धोबिया नृत्य की अपनी एक अलग पहचान है। इसको करते हुए पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री का दौरा बहुत ही खास माना जा रहा है, 52वें दौरे पर आ रहे हैं। किस तरह से आप लोग इस लोक कला के जरिए उनका स्वागत कर रहे हैं? हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और मॉरिशस से आए हुए प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं काशी की धरती पर। और हम लोग अपने लोक नृत्य से, धोबिया लोक नृत्य से भव्य स्वागत कर रहे हैं हम लोग नृत्य के साथ। देख सकते हैं कि लोक नृत्य और कलाओं का अपना ही एक विधान है, अपना ही एक पहचान है। तो उसी के मद्देनजर आज वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए, मॉरिशस के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ बिरहा गाया जा रहा है। भोजपुरी गीत तो मॉरिशस के लोग भी सुनते हैं। आप सुनिए किस तरीके से यहाँ पर बिरहा गाकर प्रधानमंत्रियों का स्वागत कर रहे हैं। जैसे बदरा में दमिनिया जोगिनिया बन के नाचे रनिया रनिया नाचे जैसे आर नाच रनिया आह नाच रनिया अरे जोगिनिया बन के नाचे रन आह तरनिया नाचे जैसे बदरा में दमिनिया जोगिनिया बन के नाचे रनिया रनिया नाचे जैसे बिरहा एक भोजपुरी गीत है जो यहाँ के लोग मानते हैं, पूर्वांचल के, मॉरिशस के लोग भी इस गीत को सुनते हैं। और पड़ोसी देश नेपाल अभी अस्थिरता के भंवर में फंसा हुआ है। नेपाल में अशांति और कर्फ्यू की वजह से जगह जगह भारतीय पर्यटक फंसे हुए हैं। ऐसे में अब उन पर्यटकों को सुरक्षित वापस देश लाया जा रहा है। हमारी जो अगली यानी कि दूसरी गुड न्यूज है वो है नेपाल में फंसे भारतीयों की वतन वापसी। आपको बता दें कि नेपाल में बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटन और अन्य वजहों से पहुंचते हैं, लेकिन नेपाल में जन क्रांति के बाद वहां के बिगड़े हालात में बड़ी संख्या में भारतीय वहां फंस गए हैं। ऐसे में अब उन लोगों को वापस देश लाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने
वहां आंध्र प्रदेश के फंसे लोगों को निकालने की पहल की है। आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश के मुताबिक नेपाल के अलग अलग हिस्सों में फंसे आंध्र प्रदेश के 217 लोगों में से 22 लोगों का पहला बैच नेपाल से सुरक्षित निकलकर बिहार तक पहुंच गया है और बाकी लोगों को भी जल्द निकाल लिया जाएगा। उसी तरह से महाराष्ट्र सरकार भी अपने नागरिकों को नेपाल से सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के नागरिकों से बात की और उन्हें जल्द वहां से निकालने का भरोसा दिलाया। बीते 4 दिनों में नेपाल ने और नेपाल की राजधानी काठमांडू ने बहुत कुछ बदलते हुए देखा। पहले सरकार द्वारा प्रदर्शनकारी जेंजी प्रदर्शनकारियों पे जबरदस्त क्रैकडाउन हुआ, जिसमें तकरीबन 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। उसके बाद 9 सितंबर को जेंजी प्रदर्शनकारियों ने नेपाल का इतिहास बदल कर रख दिया। एक क्रांति हुई जिसमें सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के तमाम पॉलिटिकल एलीट क्लास के लोगों को पावर सर्कल से बाहर कर दिया गया। लेकिन इस बीच भारत से आए हुए लोग नेपाल के अलग अलग कोने में फंसे हुए थे, उनके परिवार वाले परेशान थे। इनमें से कई सारे लोग, जिस तरह से महाराष्ट्र का एक बड़ा ग्रुप यहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आया था, कोई बिजनेसमैन नेपाल में इन्वेस्टमेंट के लिए आया था, आंध्र प्रदेश के कई सारे लोग और गुजरात के कई सारे लोग फंसे हुए थे नेपाल के अलग अलग कोनों में। इसके बाद से भारतीय एम्बेसी ने इन सभी लोगों से संपर्क करने का काम शुरू किया, वो प्रक्रिया शुरू की और नेपाल की आर्मी ने भी बाहर से आए हुए, विदेश से आए हुए पर्यटक और सैलानियों को और बिजनेसमैन को कहा कि आप एजेंसियों के संपर्क में रहें। फिलहाल हमारे ठीक पीछे त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, काठमांडू का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो 3:30 बजे कल खोल दिया गया था और देर शाम कल पहला इंटरनेशनल फ्लाइट भारत से एयर इंडिया का ही लैंड किया था काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जिसके बाद से जो दुनिया और भारत के सैलानी हैं जो नेपाल में थे, वो अब आराम से अपने अपने मुल्क वापस जा पा रहे हैं। गुजरे सालों में आतंकवाद से कराहती रही कश्मीर घाटी में अब उम्मीद का सवेरा दस्तक दे रहा है। कश्मीर में कचरा और कबाड़ से कारोबार खड़ा हो रहा है और वो भी इको फ्रेंडली। ऐसे में हमारी अगली यानी कि तीसरी गुड न्यूज है, कुलगांव में कचरे ने बदल दी किस्मत। जी हां, आपको बता दें कि कश्मीर के युवा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों ही तरह के कचरे का मैनेजमेंट कर खाद्य और दूसरे प्रोडक्ट बना रहे हैं। युवाओं की इस अनूठी पहल से न सिर्फ रोजगार का सृजन हो रहा है, बल्कि घाटी की सूरत भी बदल रही है। धरती का स्वर्ग कही जाने वाली कश्मीर घाटी की दिलकश खूबसूरती के लिए हाल के वर्षों में सबसे बड़ी चुनौती बना है वेस्ट मैनेजमेंट। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों ही तरह के कचरे कश्मीर की इकोलॉजी के लिए खतरा बन रहे हैं। लेकिन इस चुनौती से मुकाबला करने के लिए खुद कश्मीर के युवाओं ने कमर कस ली है। ये युवा न सिर्फ तकनीक के इस्तेमाल से कचरे का बेहतरीन मैनेजमेंट कर रहे हैं, बल्कि इसके जरिए रोजगार का भी सृजन कर रहे हैं। ऐसे ही युवाओं में शुमार हैं दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले के आमिर अहमद खान। पेशे से इंजीनियर आमिर अहमद ने 4 साल पहले बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों ही तरह के कचरों से तबाह हो रही घाटी को बचाने के लिए एक स्टार्टअप शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपने इलाके में बायोडिग्रेडेबल कचरे को कलेक्ट करने का एक नेटवर्क तैयार किया और उन कचरों को ऑर्गेनिक खाद में तब्दील करने का प्लांट लगाया। आज इस प्लांट में हर महीने सैकड़ों बोरियां ऑर्गेनिक खाद का प्रोडक्शन होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम एक इनोवेटिव तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से एक बायो फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद एक वैल्यू एडिशन बायो फर्टिलाइजर में हम इसमें ऐड करते हैं, जो हाइड एंड सीक प्लांटेशन में बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है। अभी तक हमने अराउंड 10,000 बैग्स सेल किए हैं पिछले 2 साल में, एंड वी हैव created a very big impact by planting around 1 lakh trees of apples, hide and stay apples. जहां कुछ साल पहले आमिर ने जब अपने आसपास के इलाके में बढ़ता हुआ पोल्यूशन देखा तो उन्होंने ठान ली कि वो इस बारे में जरूर कुछ करेंगे। शुरुआत की एक छोटे से प्लांट से, जिससे उन्होंने आसपास का जो उनके इलाके का कचरा था, खासकर जो बायोडिग्रेडेबल कचरा था, उसको जमा करके उसका जो है खाद बनाई, कंपोस्ट बनाया और फिर उसको आगे बेचने लगे।
जो कचरा कल तक कश्मीर की इकोलॉजी के लिए खतरा था, वही आमिर अहमद की पहल की वजह से वहां के पेड़ पौधों के लिए वरदान साबित हो रहा है। साल 2021 में शुरू अपने स्टार्टअप की कामयाबी को देखते हुए आमिर ने बायोडिग्रेडेबल के साथ ही नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को भी रिसाइकिल करने का फैसला किया और प्लास्टिक और पॉलिथीन को रिसाइकिल कर उससे दाने बनाने का प्लांट लगाया। आमिर आज प्लास्टिक को रिसाइकिल कर न सिर्फ ग्रेन्यूल यानी दाने बना रहे हैं, बल्कि इको फ्रेंडली बैग्स और दूसरे प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। और जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है वो जो चकपुरा में है, वो भी एक पीपीपी मॉडल पे हम काम कर रहे हैं ब्लॉक कोहिमोन ब्लॉक कुलगाम के साथ। वहाँ पे हम पॉलीथीन को एक इनोवेटिव तरीके से हैंडलूम एंड चरखा की मदद से उसमें हम पॉलीथीन को धागे में कन्वर्ट करके उसकी चादर बनाते हैं और उस चादर को फिर हम डिफरेंट तरीके के बैग्स बनाते हैं, जो एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। आमिर के इस शानदार स्टार्टअप के साथ दक्षिणी कश्मीर के करीब 4000 परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। साथ ही उनके प्लांट पर भी कई लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिला है। मैं पिछले 2-3 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जो भी यहाँ पे मैकेनिकल का काम होगा, चाहे मशीन का होगा या जो भी सीविंग है, जो यहाँ पे जो भी हम प्रोसेस करते हैं वो मैं देख रहा हूँ। मैं एज ऑपरेटर यहाँ पे काम कर रहा हूँ, एज एसेट। ये वही कश्मीर घाटी है जो 3 दशक से ज्यादा वक्त तक आतंकवाद का नामुदार दंश झेलती रही। लेकिन हालात बदले, व्यवस्था बदली तो युवाओं का ओरिएंटेशन भी बदल गया। अब यहाँ के युवा संगीन के स्याह साए से निकलकर सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक की दुनिया में नई इबारत गढ़ रहे हैं। कुलगाम से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लोगों के लिए अपना घर जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए ने इस सपने को पूरा करने के लिए जन साधारण आवास योजना लॉन्च की है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि चौथी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है। दिल्ली में कम कीमत पर घर खरीदने का मौका। जी हाँ, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आपकी आय कम है तो आपके लिए दिल्ली में घर पाने का ये सुनहरा मौका है। दरअसल दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी नई हाउसिंग स्कीम जन साधारण आवास योजना शुरू की है। डीडीए की इस हाउसिंग स्कीम में पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर घरों का अलॉटमेंट होगा। इस स्कीम के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और ये 21 सितंबर तक चलेगा। इस स्कीम में फ्लैट की कीमत 9.18 यानी कि 9,18,000 रुपए से शुरू होकर 35,32,000 रुपए तक है। इस स्कीम में 1100 से ज्यादा फ्लैट हैं जिन्हें लोग ले सकते हैं। इस स्कीम के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में अपने घर का सपना संजो रहे हैं तो डीडीए आपका ये सपना साकार करने जा रहा है। डीडीए आज एक स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत आप दिल्ली के अंदर अपने घर का सपना पूरा कर सकते हैं। डीडीए 1172 नए फ्लैट्स जो है वो दिल्ली में लॉन्च किए गए हैं। ये फ्लैट्स दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो है वो डीडीए द्वारा लॉन्च किए गए हैं। इसमें नरेला, द्वारका, रोहिणी जैसे इलाके जो है वो शामिल हैं। ये फ्लैट्स जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत हैं। ये इन फ्लैट्स की जो कीमत है वो 9 लाख रुपए से शुरू होकर के 35 लाख तक जाएगी, जिसमें जनता फ्लैट भी शामिल है। दिल्ली के कई पॉश इलाकों में भी अगर कहा जाए, द्वारका, रोहिणी, ये वो इलाके हैं जहां पर हाउसिंग सोसाइटी पिछले लंबे वक्त से, और उन सोसाइटीज़ में भी आप अपना ये घर जो है वो खरीद सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 22 सितंबर से आवेदन जो है वो करना होगा और ये आवेदन 21 दिसंबर तक जारी रहेगा। उसके बाद आप अपना जो आवेदन है वो नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो आपको जॉइंट इनकम 10 लाख से अधिक जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको इस आवेदन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 2500 रुपये की कीमत जो है वो डीडीए को ऑनलाइन फीस के तहत जो है वो जमा करानी होगी। तो जाहिर है अगर आप दिल्ली में अपना घर का सपना सोच रहे हैं तो आप इस स्कीम के तहत अपने घर का सपना जो है वो पूरा कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर समस्या है जिससे जूझ रहा शख्स कई बार खुदकुशी तक कर लेता है। ऐसे में इस बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए एम्स दिल्ली एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आया है। यहाँ लोगों को खुदकुशी से बचाने वाला ऐप सामने आया है और हमारी जो अगली न्यूज़ है वो इसी से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आपको हम बता दें कि खुदकुशी रोकेगा एम्स का नेवर अलोन ऐप। छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने के लिए दिल्ली एम्स ने नेवर अलोन ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप
छात्रों को लक्षणों के आधार पर मनोचिकित्सकों से परामर्श करने में मदद करेगा। एआई आधारित ये ऐप छात्रों को तुरंत काउंसलिंग और कंसल्टेशन प्रदान करेगा, जिससे कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज तक उनकी पहुंच सुलभ होगी। देश में मेंटल हेल्थ एक बड़ी समस्या है जिसको लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि इसकी अनदेखी कितनी खतरनाक साबित होती है, क्योंकि ऐसे मामले अक्सर खुदकुशी तक पहुंच जाते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक केवल साल 2022 में 1.71 लाख लोगों ने खुदकुशी कर ली। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि इसके मुताबिक हर दिन करीब 468 लोगों ने आत्महत्या की, यानी 1 घंटे में करीब 20 और हर 3 मिनट में एक व्यक्ति ने मौत को गले लगा लिया। देश में सुसाइड के बढ़ते मामलों को देखते हुए एम्स दिल्ली ने एक नई पहल की है। एम्स ने नेवर अलोन नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मेंटल हेल्थ और वेलनेस प्रोग्राम है, जिसके जरिए खुदकुशी पर रोक लगाई जा सकती है। इस अनोखी पहल में एक ऐप जो है वो लॉन्च की गई है नेवर अलोन नाम से, जिसका उद्देश्य है कि बढ़ती छात्र आत्महत्याओं को रोकना और साथ ही युवाओं में जो मानसिक समस्याएं जो जितनी भी आ रही है उसके प्रति जो है जागरूकता बढ़ाना। हर साल अगर देखा जाए तो भारत में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग आत्महत्या करते हैं और वहीं रोज़ाना की बात की जाए तो रोज़ाना करीब 400 की इनकी गिनती होती है। लेकिन इसी के बीच जो है एम्स ने नेवर अलोन नाम से जो है ऐप को लॉन्च किया है और ये व्हाट्सएप के जरिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक खुदकुशी करने वालों में स्टूडेंट्स और युवाओं की संख्या 1/3 से ज्यादा है। 2022 के एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक खुदकुशी करने वालों में 35% लोगों की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच थी। 2022 में वो 1,70,900 समथिंग था, 1,70,964 सो एक बड़ा है काफ़ी। मतलब अगर हम देखें तो पिछले 56 साल में इससे अधिक कभी नहीं हुआ। शायद कोविड एक वजह हो, शायद सोशल मीडिया वजह हो, शायद और सब्सटेंस अब्यूज वजह हो, बहुत सारे वजह हो सकते हैं, बट उसमें डीप में हमें भी जान नहीं पाएंगे। सो वी थॉट व्हाई नॉट टू फोकस ऑन दिस सेगमेंट, the segment of the students or youth, so that means 18 to at least 30. ऐसे में एम्स ने नेवर अलोन ऐप को कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में सुसाइडल टेंडेंसी को कम करने के साथ साथ मेंटल हेल्थ से जुड़ी दिक्कतों को भी कम करने के लिए डिजाइन किया है। ये वेब बेस्ड ऐप है और 24/7 मदद के लिए उपलब्ध है। इस ऐप के जरिए बेसिक मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग व्यक्तिगत और सुरक्षित है। इस एआई आधारित ऐप से स्टूडेंट्स लक्षणों के आधार पर मनोचिकित्सकों से परामर्श ले सकेंगे। महज 5 से 6 मिनट की चैटिंग में छात्र की आधे पेज की समरी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। किसी तरह के लक्षण दिखने पर ऐप ऑन कॉलिंग काउंसलिंग का सुझाव देगा। छात्र की अनुमति मिलते ही ये रिपोर्ट पैनल में उपलब्ध मनोचिकित्सक को भेजी जाएगी, जो तुरंत छात्रों की ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे और उन्हें चिकित्सकीय परामर्श देंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक इस ऐप की मदद से स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को सुधार कर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। This is a web-based app. This web-based app is basically you don't have to download the app. It runs on the WhatsApp only. So data is highly secured, and it is available for 24/7 for the students in the university campus. We are starting from AIIMS Delhi, AIIMS Bhubaneswar, and IBHAS. AIIMS Bhubaneswar and IBHAS Shadra. So now what we are going to do in this venture, we are going to involve the institutions, and they are all students will be mapped in the Never Alone system, and they can connect to the system at any point of time. अभी फिलहाल इस प्रोग्राम को दिल्ली और भुवनेश्वर एम्स के साथ दिल्ली के इहबास में शुरू किया जा रहा है, लेकिन जल्द इसका दायरा और बढ़ सकता है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में सुसाइड की बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय बनी हुई है, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है अकेलापन और जागरूकता की कमी। ऐसे में नेवर अलोन जैसे ऐप एक नई उम्मीद की किरण बने हैं, जो न केवल छात्रों में सुसाइडल टेंडेंसी की पहचान करते हैं, बल्कि उन्हें तुरंत चिकित्सकीय परामर्श भी उपलब्ध कराते हैं। मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। और अब बात देश के हवाई मानचित्र पर पूर्णिया के स्वागत की। जी हां, बहुत जल्द बिहार को चौथा एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। पूर्णिया की धरती पर एयरपोर्ट की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि
जो छठी गुड न्यूज है वो है देश के हवाई मानचित्र पर पूर्णिया का वेलकम। जी हाँ, आपको बता दें पूर्णिया एयरपोर्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि सीमांचल के लोगों की पीढ़ियों का सपना है, जो न सिर्फ यात्रा आसान करेगा बल्कि उनके इलाके को विकास की भी रफ्तार देगा। त्योहारों से पहले बिहार को एक और सौगात मिलने जा रही है। पूर्णिया में नया एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है। पूर्णिया एयरपोर्ट के रूप में बिहार को चौथा एयरपोर्ट मिल रहा है। इससे पहले पटना, गयाजी और दरभंगा में हवाई अड्डा पहले से ऑपरेशनल है। 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, जिसको हरी झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया पहुंचेंगे। डबल इंजन की सरकार बिहार में विकास को गति दे रही है और अभी तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया की राशि बिहार में शिलान्यास और उद्घाटन कर चुके हैं। अब आगे और 40 से 45 लाख करोड़ रुपया जब बिहार में आएगा तो बिहार के इंडस्ट्री को बूम मिलेगा, बिहार में स्वरोजगार मिलेगा। पूर्णिया एयरपोर्ट सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं बल्कि सीमांचल के लोगों की पीढ़ियों का सपना है, जो न सिर्फ यात्रा आसान करेगा बल्कि विकास की नई इबारत लिखने जा रहा है। पूर्णिया में एयरपोर्ट के चालू होने से कारोबार ही नहीं, पर्यटन, रोजगार को भी बढ़ावा मिलने वाला है। साथ ही एयरपोर्ट शुरू होने से न केवल पूर्णिया बल्कि कटिहार, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा और सहरसा जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। सीमांचल के 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस एयरपोर्ट का सीधा फायदा होगा। पूर्णिया ही नहीं, पूर्णिया प्रमंडल ही नहीं, कोसी अंचल समेत अगल बगल के जितने पड़ोसी राज्य हैं, बगल के झारखंड का इलाका है, वहाँ से भी लोगों को हवाई सेवा यहाँ पर सुगम होगी। तो हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, पूरी तैयारी में है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का इतनी बड़ी सौगात दे रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए हम सभी लोग तैयार हैं और लगे हुए हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण अब अंतिम चरण में है, लिहाजा इसको पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। लोगों का मानना है कि देश के हवाई मानचित्र पर पूर्णिया के जुड़ जाने से न केवल पूर्णिया बल्कि पूरे सीमांचल के विकास को पंख लग जाएंगे। कभी इसी जगह पर, इसी पूर्णिया पे एक फिल्म बनी थी राज कपूर की, तीसरी कसम। उस तीसरी कसम में वो बैलगाड़ी का सफर था और राज कपूर ने बहुत अच्छे ढंग से उसको दर्शाया था, उस फिल्म को। जब मैं उस फिल्म को देखा और जब देखता हूँ तो मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के इस कदम पे कि उन्होंने जो अपना वादा किया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी व्यक्ति हवाई जहाज़ पर सफ़र करेगा, आज वो पूरा होता दिख रहा है। पूर्णिया के लोगों को 15 सितंबर का बेसब्री से इंतजार है। अब उनको मिलने वाले नए एयरपोर्ट से सीमांचल के सपनों को नई उड़ान मिलेगी। स्मित कुमार, पूर्णिया, गुड न्यूज टुडे। पितृपक्ष चल रहा है और माना जा रहा है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों के पिंडदान से उनको शांति मिलती है। पिंडदान के लिए पवित्र नदी के तट पर श्राद्ध और तर्पण करने की मान्यता है, लेकिन भागदौड़ भरे समय में कई बार लोगों को नदी के तट पर पहुंचने में मुश्किल होती है। ऐसे में अब उनके लिए ऑनलाइन पिंडदान की सुविधा मिलने लगी है। हमारी अगली यानी कि जो 7वीं गुड न्यूज है वो यही है, पितरों की मुक्ति के लिए अब ऑनलाइन पिंडदान। जी आपको बता दें कि पितृपक्ष का समय है। संगम नगरी प्रयागराज में लाखों श्रद्धालु अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान कर रहे हैं। मान्यता है कि यहाँ किया गया तर्पण और श्राद्ध पितरों को मोक्ष दिलाता है, लेकिन इस बार यहाँ एक खास ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है। जो लोग संगम नहीं जा पा रहे उनके लिए ऑनलाइन पिंडदान की सुविधा शुरू की गई है। यानी भले ही दूरी और हालात लोगों को संगम तट तक आने से रोके, लेकिन तकनीक ने आस्था को और करीब ला दिया है। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।